स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। आइए बांग्लादेश की बात करते हैं, जहां पर हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। हिंदू लोगों को उनके साथ मारपीट, घरों में आगजनी, और वहां जो चेहरा बने हुए थे हिंदुओं की मांग को लेकर, जो वहां रैलियां, प्रदर्शन हो रहे थे, गोपाल कृष्ण ब्रह्मचारी इस्कॉन से जो जुड़े हुए थे, उनकी बेल भी रिजेक्ट कर दी। इससे पहले बांग्लादेश की पुलिस ने उनको देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया था। इसको लेकर वहां काफी आंदोलित है पूरा हिंदू समाज और बाकी जितने अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। इसको लेकर के भारत में से अब आवाजें उठना तेज हो गई हैं। कांग्रेस पार्टी भी अब खुलकर बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए मांग कर रही है कि सरकार इस पर कुछ कदम उठाए। कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल एक्स हैंडल से पोस्ट किया गया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने हिंदुओं की बात की है बांग्लादेश के, जिन पर यह आरोप लगता था कि गाजा के मुसलमानों के लिए बोलने के लिए उनके पास बहुत कुछ है, लेकिन कभी बांग्लादेश पर वो नहीं बोली। तो आखिरकार उनको भी बोलना पड़ा। इसकी बात भी हम लोग करेंगे, लेकिन कुछ प्रतिक्रियाएं हैं हमारे पास। गिरिराज सिंह वो बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए क्या कह रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो बाबा बागेश्वर जिनके नाम से मशहूर हैं, वो कह रहे हैं भारत में भी ऐसे हालात बनने में देर नहीं लगेगी अगर यहां हालात नहीं सुधारे गए जल्द। देवकी नंदन ठाकुर, उनकी बात आपको सुनाएंगे। और असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने आज मीडिया से बात करते हुए संभल पर बोलना ठीक समझा, अजमेर पर बोले, लेकिन जैसे ही बांग्लादेश की बात आई तो उन्होंने इस पर बात करने से मना कर दिया। देखिए, हिंदू कहां जाएंगे? क्या बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है? उनकी जुबान नहीं खुलती है। केवल हिंदुओं को दबाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, रामगोपाल जी, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये अब बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी भी सबक सीखें। देश का मूड अब इनके साथ नहीं। इस बांग्लादेश में इस्कॉन को कट्टरपंथी संगठन घोषित करने का किया जा रहा है। देखिए, वहाँ की सरकार कट्टरपंथियों के दबाव में आ गया है। वो पाकिस्तान की सरकार और बांग्लादेश की सरकार में अब कोई अंतर नहीं रह गया है। भारत की सरकार ने कड़ी चेतावनी दी है और मैंने कल भी कहा था, मैं सब दिन कहूंगा, इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ को हस्तक्षेप करना ही चाहिए। बांग्लादेश में मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई जा रही हैं। बहन बेटियों को आशा से आसिया बनाया जा रहा, वो रुक जाए। और वहाँ सनातन प्रचारकों को जेल में डाला जा रहा। भारत का ना हिंदू जागने का अगला भविष्य बांग्लादेश। क्यों? अगर भारत का हिंदू नहीं जागा तो जो बांग्लादेश में हो रहा है ये 20 साल बाद भारत में डबल तरीके से मिलेगा, और वो बौखला करके करेंगे, जानबूझकर। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सनातन को बदनाम करने की साजिश है। कुछ लोग चाहते हैं कि विश्व पटल पर सनातन जगत बदनाम हो, और ये हम सभी सनातनियों के लिए सोचनीय विषय है। जिन सनातनियों को वहां मारा जा रहा है, जिनकी बहन बेटियों के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, जिनको सरेआम सड़कों पे खींचा जा रहा है, जिनकी दुकानों को लूटा जा रहा है, जिनके मकानों को जलाया जा रहा है, न रात देखी जा रही है न दिन देखा जा रहा है। रात दिन जो दमन की राजनीति कर रहे हैं, दमन का कर्म कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, हिंदुओं को भगाने, दबाने, मारने की बातें कर रहे हैं, वो कहते हैं कि सनातन या इस्कॉन आतंकवादी। फिर आप कौन है? ये बहुत दुखद है और ये बात सनातनियों को समझनी चाहिए। हम इसका विरोध करते हैं। सनातन वो है, धर्म वो है, सनातन जगत वो है जो सबको जियो और जीने दे की राह पर चलाता है। 800 साल से दरगाह शरीफ है वहां पर, और 800 साल में अलाउद्दीन खिलजी से लेकर उसके बाद आप अमीर खुसरो की किताब है, उसमें इस दरगाह के बारे में लिखा गया। देश के हर प्रधानमंत्री उर्स के दौरान वहां पर चादर बिछाते हैं। ये जो ताकतों का ये जो लोग हैं, इनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है। इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। 800 साल से दरगाह है, उसको बोल रहे दरगाह नहीं है, तो फिर क्या होगा? फिर देश में क्या कोई खामोश बैठ जाएगा? अब कल कोई मुसलमान जाके बोलेगा नहीं ये वर्शिप की जगह नहीं है, किसी और की, मेरी है। देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा। तो बांग्लादेश में जो हालात हैं, संभल में जिस तरह की घटनाक्रम सामने आए हैं, तो सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो दंगाइयों हैं उनसे कैसा लेंगे आप बगैर कोर्ट में प्रूफ करें? कैसा फोटो लगाएंगे आप? राइट टू प्राइवेसी का जजमेंट है।
पहले आइए इसी पर बात कर लेते हैं, जिस तरीके की प्रतिक्रिया असदुद्दीन ओवैसी ने दी है, और इसको देख करके जरूर थोड़ा सा अचरज होता है। उनके जैसा नेता जो दावा करते हैं कि वो संविधान की बिना पर बात करते हैं, जो दावा करते हैं कि वो पूरे हिंदुस्तान के लिए बोलते हैं, केवल मुसलमानों के लिए नहीं बोलते हैं, वो संभल पर बोलेंगे, अजमेर पर बोलेंगे, सवाल पूछ लिया जाएगा एक बांग्लादेश के हिंदुओं पर, तो वो मना कर देंगे कि इस पर हम बात नहीं करेंगे। बड़ा अपरेंट था जिस तरीके से वो इस पर बोलने से बचे हैं। समीर जी, बिल्कुल बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरीके से ओवैसी बांग्लादेश पे चिन्मय कृष्णदास को जिस तरीके से गिरफ्तार किया देशद्रोह का आरोप लगाकर, और अब वहां के इस्कॉन मंदिर को बैन करने की वहां पे याचिका लग गई है कि इस्कॉन मंदिर को वहां बैन किया जाएगा। तख्ता पलट के बाद जिस तरीके से वहां पे अल्पसंख्यकों पर, खासतौर से हिंदुओं पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, न राहुल गांधी वहां पर कुछ उसके लोग बोल रहे हैं, न प्रियंका गांधी इस बात को लेकर कोई बोल रही है, न सोनिया गांधी जो हिंदुओं पर अत्याचार और उसको लेकर कोई किसी अखबार में लिख रही है, न अखिलेश यादव का कोई बयान आ रहा है। यह तय था कि ये स्वाभाविक है कि इनकी तरफ से इसी तरह की प्रतिक्रिया आएगी, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस तरीके का उनका जो वोट बैंक है, जिस वोट बैंक की ओवैसी राजनीति करते हैं, और जिस वोट बैंक की अखिलेश और राहुल गांधी राजनीति करते हैं, ऐसे स्थिति में अगर वो हिंदुओं की बात करेंगे तो उनका खास वर्ग नाराज हो जाएगा। मुझे लग रहा है ओवैसी ये बात नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरीके से भारत सरकार इस मामले को उठाया है, मुझे लगता है कि लोकसभा के अंदर अब राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, तो राहुल गांधी को कम से कम एक बार इस बात को जरूर जिक्र करना चाहिए। उन्हें संभल जाने के लिए समय है, वो संभल की बात पे चर्चा करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि मैं संभल जाऊंगा, तो कम से कम लोकसभा में बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उस पर बोलना चाहिए। मुझे लग रहा है कि विपक्ष की एक रणनीति है कि जितना इस मामले पर वो शांत रहेगा, उनका वोट बैंक खुश रहेगा। यह एक सुनियोजित साजिश जिस तरह से बांग्लादेश में हो रही है, उसी का समर्थन भारत के अंदर एक वर्ग। ये तो सोच ही बड़ी अजीब है कि आप अगर बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बोलेंगे या वहां पर कट्टरपंथी तत्वों के ऊपर आप सवाल खड़े करेंगे कि वो अत्याचार कर रहे हैं हिंदुओं के ऊपर, तो भारत का मुसलमान नाराज हो जाएगा। ओवैसी साहब क्यों नहीं दो शब्द ही बोल पाई थे, कहते थे कि भारत सरकार इसमें कुछ करे, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, बोलने से ही इनकार कर देना, इसी क्या मजबूरी। अब तो कांग्रेस को भी कुछ समझ में आ रहा है। प्रियंका गांधी ने कम से कम एक ट्वीट तो किया। और सौरभ, पहले ओवैसी की पॉलिटिक्स को देख लें तो हार्डकोर मुस्लिम पॉलिटिक्स ही करते हैं, तो फिर वो क्यों बोलेंगे। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अगर वो ये उम्मीद करें कि गिरिराज सिंह मुसलमानों के ऊपर कहीं दुनिया में अत्याचार होता है तो क्यों नहीं बोलते हैं। भाई बांग्लादेश में जो लोग हैं वो बांग्लादेशी हैं, वो भारतीय लोग नहीं है जिसमें बोलना उनकी मजबूरी हो। ये जरूर है कि क्योंकि हिंदू हैं, वहां पे हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, तो इस कंडीशन में यहाँ वो कंसर्न होना चाहिए। लेकिन ओवैसी बोले ही ऐसी उनकी मजबूरी इस लिहाज से भी नहीं होती कि वो तो खुले तौर पे डिक्लेयर्ड तौर पर मुस्लिम पॉलिटिक्स ही करते हैं और बका के चाहे दुनिया में कहीं मुसलमान अत्याचार कर रहा हो तो भी। भाई कोई पूरी दुनिया के मुसलमान को पेंट अच्छा, नहीं कर रहा है। बताइए क्या जो फायर ब्रांड मैंने नाम लिया गिरिराज सिंह ने कभी दुनिया के किसी मुसलमान के बारे में कोई चिंता जाहिर की कभी भी? तो अब ये भी तो नहीं करते ना। गिरिराज सिंह अगर एक खांचे में है तो उसी खांचे में ओवैसी है। उससे ज्यादा वो तो ज्यादा एग्रेसिव है कि वो तो एकदम एक धर्म के लिए ही है असदुद्दीन ओवैसी, वो तो खुले तौर पे करते हैं, उसमें तो कोई समस्या नहीं। दूसरी चीज जो आपने पॉलिटिक्स वाली बात कही, कांग्रेस पार्टी को जो समझ में आ रहा है, टीएमसी को भी आप आगे आने वाले दिनों में देखेंगे कि समझ में आएगा कि पश्चिम बंगाल में इसका बहुत रिएक्शन हो रहा है, और वहां पे जो बंगाली लोग हैं उनके अंदर ये चिंता कर रही है कि बंगाल के लेके भी जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स की बात कही जाती है, ऐसा तो नहीं कि उसी दिशा में जा रहा है। बंगाल के कई जिले ऐसे हो गए हैं जहां पर वो माइनॉरिटी डोमिनेटेड हो गए हैं, क्या वहां भी ये समस्या हो सकती है? इस तरह का कंसर्न बंगाल में नजर आ रहा है, जिसके रिएक्शन के तौर पे आप देख रहे हैं, उसके काट के तौर पे आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अभी ये कर रही है। आगे आने वाले दिनों में आप भारत सरकार इस पर कुछ और कर सकती है। अभी एक चिट्ठी तो उन्होंने लिखी थी बांग्लादेश की सरकार, दबाव बनाने के अलावा इसमें बहुत कुछ करने जैसी स्थिति सौरभ है नहीं। क्या ही कर लेंगे आप? क्या एक देश से युद्ध करेंगे? नहीं ना। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बाकी संस्थाओं से अपने द्वारा तमाम तरह के दबाव डाल सकते हैं बांग्लादेश की सरकार पे कि वो ऐसे तत्वों को कंट्रोल में करे। लेकिन इनका जो एग्जाम्पल रहा है, आप कहीं भी उठा के देख लें, पाकिस्तान में या दूसरे जगह पे, ये ऐसे तत्व होते हैं कि इस तरह की चीजों को मानते नहीं। और इतनी बड़ी आबादी जहां पे हो तो वहां पे क्या कुछ किया जा सकता है? अफगानिस्तान में वही काम हुआ, पाकिस्तान में वही हुआ, बांग्लादेश में भी वही कहानी होनी है। इसके अलावा और कोई रास्ता नजर तो नहीं आता। नहीं, कल से मैं देख रहा हूं कांग्रेस समर्थित हैंडल्स के ऊपर इंदिरा गांधी के इंटरव्यू के हिस्से घूम रहे हैं, जब बांग्लादेश बना था पाकिस्तान तोड़ करके, कि उस वक्त हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे, इसी तरीके के जवाब दे दिया था एक शेरनी ने। आज क्या कर रही मोदी सरकार? नहीं, मुझे लगता है कि एक तो ये लोग ये बात करेंगे और इंदिरा गांधी को भी जो हम लोग प्रतिष्ठा के तौर पर देखते हैं उस पर भी बहस होने लगी। अब ये तो पहले तथ्य के तौर पर जानना चाहिए कि कोई वो हिंदू मुस्लिम विवाद नहीं था, वो बांग्ला और उर्दू भाषी लोगों का विवाद था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान का विवाद था। उन लोगों को लगता था जो बांग्ला संस्कृति से, यानी एक तरह से वो तो बंटवारा ही नहीं होना चाहिए था, वो रेडक्लिफ साहब को कुछ अता पता था नहीं, भारत को उन्होंने कागज पे बांट दिया, वरना जो बांग्लादेश बना वो तो पश्चिम बंगाल का हिस्सा होना चाहिए था। तो मूल रूप से उनके बीच का वो विवाद था। फिर क्या हुआ
जब वहां आपस में वो लड़ने लगे, जो मुक्ति वाहिनी बनाई थी, बांग्ला मुक्ति वाहिनी, जो बंगबंधु जियाउर रहमान साहब ने, तो उसको लेकर शेख मुजीबुर रहमान, उसको लेकर इंदिरा गांधी ने समर्थन किया। अब बांग्लादेश के लिए क्या है? एक तो ये कि भारत सरकार जो कुछ कर रही है, उन्होंने डिप्लोमेटिक चैनल से अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश की है, बांग्लादेश पर दबाव बनाने की कोशिश की है, लेकिन उससे इतर बांग्लादेश के हिंदुओं को जरूर एक साथ खड़े होकर अब यह सोचना पड़ेगा कि बांग्लादेश के उस हिस्से में जहां हिंदू बहुल हैं, वहां वो कैसे बर्ताव करेंगे, कैसे एक उस जिसको कहते हैं ना कंट्री विद इन कंट्री कैसे वो बर्ताव करेंगे, वो उनको सोचना ही पड़ेगा। नहीं सोचेंगे तो चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी वो एक चीज है जहां आप थोड़ा सा देखते हैं ना, मतलब मैं तो उस वक्त बात कर रहा था तो मैं हिल गया कि बच्चियां निकली और पता नहीं चला और थाना बंद है, क्योंकि थाने में कोई पुलिस वाला ही नहीं वहां। तो वहां कंट्रोल पूरी तरह से रेडिकल इस्लामिस्ट फोर्सेज कर रही हैं, और जो लोग भी सेकुलर चिल्लाते हैं उनको ये ध्यान से देखना समझना चाहिए, जानना चाहिए कि कैसे जो बांग्ला म्यूजिक के जो बड़े लोग रहे उनका घर जला दिया, पूरे जितने सब कुछ जला दिया। नारे लग रहे हैं इस्कॉन से जुड़े लोगों को मारो काटो। नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं ना कि इस्कॉन के लोग दुनिया भर में इतने प्रभावी हैं कि उसका जवाब देंगे, और मुझे लगता है कि मोहम्मद यूनुस की केयर टेकर एडमिनिस्ट्रेशन को बदलना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, और नहीं तो मुझे लगता है कि शायद उनके दिन बहुत ज्यादा बचे नहीं। ये भी बताना चाहिए, ये ऐसे मैसेज आप भी पढ़ रहे होंगे, और वो सच है कि जब बांग्लादेश बना था उस वक्त जो हालात वहां पर थे, भुखमरी के हालात वहां पर थे, जब पाकिस्तान को हराया भारत की सेना ने, उस वक्त ये इस्कॉन के संस्थापक थे प्रभुपाद जी, विदेश में रहते थे। इन्होंने वहां पर अपने अनुयायियों से कह करके बड़े कॉन्सर्ट्स वगैरह करवाए थे, आयोजन करवाए थे, जिससे जो पैसा आया था, लाखों डॉलर जो पैसा आया था, उस वक्त बहुत बड़ी रकम थी, उससे अनाज खरीदा गया था बांग्लादेश के लोगों के लिए। तो आज जहां वहां जिन लोगों को इस्कॉन के लोग आतंकवादी दिखाई देते हैं, जरा वो दौर भी तो याद कर लें, क्या हुआ था 1971 में और कौन उनकी मदद के लिए सामने आया था। अब गिरिराज सिंह कह रहे हैं अब बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर कोई अंतर नहीं रह गया है। देखिए, पूरी राजनीति में मैं कहूंगा कि विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, इतना सेंसिटिव मैटर बांग्लादेश में है। अभी हमारे यहाँ संबल ये सब सारी चीजें चलना, इसमें तालमेल बनाकर इन लोगों को कहीं न कहीं बांग्लादेश के ऊपर दबाव बनाना चाहिए, और हिंदुओं की जो भी सुरक्षा संभव हो सके उस पर करना चाहिए। जहां तक रही बात ओवैसी की, तो ओवैसी को ये सोचना चाहिए कि भाई आप जब देश और देश के कानून की बात करते हैं तो उसी देश से ये लोग वहां पे स्थापित हैं और वो हैं, और हिंदू का वहां वोट समर्थन करने से यहाँ मुसलमानों का वोट का बिखराव होगा। सेकुलर करना बंद कर दे, हर बात में कि हम तो सेकुलर लोग हैं। ये कठिनाई है। तो आप ऐसे रहते हुए कैसे उम्मीद करेंगे कि भारत सरकार सिर्फ अपने तरीके से वहां पे दबाव बना पाए? जब तक विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों मिलकर राजनीतिक दबाव वहां नहीं बनाएंगे तब तो ऐसा संभव नहीं है। उनको कहने के लिए मिल जाता है कि यहाँ पे तो विपक्ष देखिए ये विपक्ष दबाव तो बना रहा है, लेकिन अपनी सरकार पर बना रहा है। यही सबसे बड़ी समस्या है ना। तो कहीं न कहीं हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सबको एक साथ आना पड़ेगा, और तब जाकर बांग्लादेश में कहीं। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया, आपने देखा ना? नहीं, आप ही पूछते थे गाजा पर इतना बोलती हैं, बांग्लादेश पर नहीं बोलती। नहीं, अब इतना तो बोलना ही पड़ेगा, लेकिन मैं तो उसके आगे कह रहा हूं, इस देश में जब बांग्लादेश में हमला हो रहा था तो एक वर्ग वो बांग्लादेश के रेडिकल मुसलमानों के पक्ष में अभियान चला रहा था कि देखिए ये कितना बढ़िया मंदिर घेर कर बैठे हुए हैं कि मंदिर को कोई नुकसान ना हो। वो बताते थे कि देखिए हिंदू बस्तियों के आसपास, और पता चलता था कि वो फोटो के बाद ही वहां से आता था कि वो मंदिर तोड़ दिया गया। ये जो फ्रॉड सेकुलर्स हैं उन पे बात होनी चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, बांग्लादेश अपने अस्तित्व को समाप्त करेगा अगर हिंदुओं पर इसी तरह से अत्याचार करता रहा। भारत की सरकार को, और एक बात और मैं कहूंगा जो मैंने पहले भी कहा था, भारत सरकार को एक रेजोल्यूशन लाना चाहिए। बांग्लादेश में जिस तरह की गतिविधियां हो रही है, वो गतिविधियां कट्टरपंथ की तरफ उस देश को ले जा रही हैं, लोकतंत्र वहां समाप्त हो रहा है। भारत की सरकार को संसद में एक, जिसको कहते हैं ना, पूरे देश की तरफ से एक रेजोल्यूशन जाना चाहिए। अब मजबूरी तो किसी की भी नहीं है कि कोई किसी विषय पर बोले ही बोले, और वैसे नहीं बोले तो नहीं बोले। बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए प्रियंका गांधी बोली, राहुल गांधी नहीं बोले हैं अभी तक। अब ये लेकिन इतना तो दिखाता है ना कि आपको आपकी राजनीति की समझ क्या है, आपकी राजनीति की प्रायोरिटीज क्या है। प्रियंका बोली, राहुल नहीं बोले, समीर जी भी। बिल्कुल, राहुल गांधी बोलेंगे भी नहीं इस मामले में। राहुल गांधी का तो जिस तरीके से मतलब जो सलाहकार मंडल जिस तरीके से कम्युनिस्ट लोगों ने उनको घेर के रखा है, राहुल गांधी जिस तरह की अब राजनीतिक में आगे बढ़ गया तो संभव ही नहीं कि वो इस तरह की बातों का जिक्र करे। वो तो राम मंदिर दर्शन करने जाने को तैयार नहीं है। कोई अगर पार्टी का नेता जाता है तो उसको पार्टी से निकालने की तैयारी हो जाती है कि राम मंदिर क्यों गए थे। मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश में बस 20 जनवरी तक की बात है। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण कर लेंगे अमेरिका की, उसके बाद 20 जनवरी के बाद मुझे लगता है कि वो इस मामले को ऐसी उम्मीद करना व्यवहारिक है कि ट्रंप से कुछ उम्मीद करें। अनिश्चित होगा सर, अब इसमें कोई दो राय नहीं कि वो इसमें बहुत एग्रेसिव
एग्रेसिवली इसको हैंडल करेंगे और निश्चित तौर पर 20 जनवरी तक का ही इंतजार करना रहेगा। और प्रेशर डालने के 50 तरीके होते हैं। बांग्लादेश की सरकार पे आप जैसे प्रेशर डालेंगे आप देखेंगे कि ऐसे तत्व अचानक से शांत हो जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। एक तरह से उनको बढ़ावा भी दिया जा रहा है। मोहम्मद यूनुस अपने आप में निहायत ही कमजोर व्यक्ति हैं, तो उस कंडीशन में ऐसे तत्व ज्यादा एग्रेसिवली नजर आ रहे हैं। एक बार जब दबाव पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के द्वारा, भारत का दबाव लगातार है ही, तो उस कंडीशन में आप उसका असर देखेंगे जरूर।